उन्होंने हमें बताया कि यह 90 के दशक में बंद हो गया था। यह अक्षम था, इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर रोटरी इंजन फेल न हुआ होता तो क्या होता? अगर इसे खामोश कर दिया जाता तो क्या होता? हिरोशिमा के बाहर एक बंद कमरे में इंजीनियरों की एक छोटी सी टीम आरी सोरेक्ट नामक एक परियोजना पर काम कर रही थी, जो शेल कंपनियों और कागज सी तकनीकी अनुदानों के ढेर के नीचे दबी हुई थी। इसके केंद्र में एक अजीब सी चिकनी हाउसिंग यूनिट बिना पिस्टन, बिना वाल्व, बिना शोर के घूम रही थी। सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, बल्कि युद्ध के लिए फिर से बनाया गया। जनवरी से जनवरी में माजदा के सीईओ ने एक रहस्यमयी घोषणा की, भविष्य में प्लग नहीं होगा। दर्शक हंसे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि एक रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का परीक्षण शुरू हो चुका है, जो ग्रिड को छुए बिना 1100 किलोमीटर तक चल सकता है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई प्रोटोटाइप नहीं था, यह पहले से ही चलन में था। प्रोटोटाइप के अंदर एक कॉम्पैक्ट रोटरी जनरेटर था, जो किसी कॉफी मशीन से बड़ा नहीं था। 12,000 आरपीएम पर घूम रहा था, फिर भी बायोसिंथेसिस इथेनॉल के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक वाहन को लगातार चलाने में सक्षम था। तापीय दक्षता 48.2%, जो चौंका देने वाली थी, और उत्सर्जन लगभग 0। यह दहन की ओर वापसी नहीं थी, बल्कि एक कठोर रीसेट था। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप उन सच्चाइयों से कभी न चूकें जिन्हें वे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माजदा ने उस एक चीज को हल कर लिया है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता सबसे ज्यादा डरते थे। ग्रिड की स्वतंत्रता। कांगो में कोई सुपरचार्जर नहीं, कोई लिथियम सप्लाई चेन नहीं, कोई कोबाल्ट खदानें नहीं, बस ईंधन जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार उगा सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। 2022 से जापानी पेटेंट फाइलिंग में छिपा हुआ माजदा ने एक नया आर्किटेक्चर MPHV एक पंजीकृत किया था। यह एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जिसे रोटरी जनरेटर को रेंज एक्सटेंडर के रूप में स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन रैपिड स्वैप पॉड्स के लिए सपोर्ट के साथ। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल, नावें और यहां तक कि हवाई जहाज भी एक ही कोर इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं और बैटरी की तरह फ्यूल पॉड्स की अदला बदली कर सकते हैं। और यहीं से मामला भू राजनीतिक हो जाता है। जापान के व्यापार मंत्रालय से लीक हुए एक आंतरिक झापन से पुष्टि हुई है कि सरकार ने एक अग्रणी ऊर्जा स्टार्टअप के जरिए आरई सेरेक्ट में 180 अरब येन से ज्यादा की रकम डाली है। क्यों? क्योंकि जापान के अपने शब्दों में इलेक्ट्रिक वाहन अंतिम लक्ष्य नहीं है, ऊर्जा संप्रभुता अंतिम लक्ष्य है। जब पश्चिमी वाहन निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सख्त नियमों की पैरवी की, तो जापान ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस अपनी दिशा बदल ली। 2027 तक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रोटरी आधारित हाइब्रिड लगाने की योजना है। क्योंकि टेस्ला चार्जिंग स्टेशन बनाती है, जबकि माजदा ऐसे इंजन बनाती है जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जिनेवा मोटर शो में 2 यूरोपीय सीईओ ने माजदा के कार्यशील प्रोटोटाइप को निजी तौर पर देखा। कुछ ही हफ्तों में उनमें से एक, जो एक इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कंपनी के सीईओ थे, ने बिना कोई बयान दिए इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्तों बाद उनके शेयर डीलिस्ट कर दिए गए। पर्दे के पीछे विश्लेषकों ने एक मुहावरा फुसफुसाया, रोटरी डेटोनेशन। इस बीच टोयोटा ने चुपचाप माजदा से 4 प्रमुख पेटेंट हासिल कर लिए। रोटर कूलिंग सिस्टम, हाइड्रोजन प्री कंप्रेशन चैम्बर्स एंड थर्मल बैलेंसिंग एल्गोरिदम, जिससे यह संकेत मिलता है कि माजदा की तकनीक में क्रॉस प्लेटफॉर्म क्षमता है। और यहीं पर इंजन सिर्फ इंजन नहीं रह जाता। एक ने जापानी रक्षा दस्तावेज में माइक्रो रोटरी रेंज एक्सटेंडर को मानव रहित हवाई वाहनों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अनुवाद
ये इंजन सिर्फ कारों के लिए नहीं है, इन्हें ड्रोन, मॉड्यूलर परिवहन और ओएफ ग्रिड सैन्य रसद के लिए भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जब ग्रिड फेल हो जाता है तो सिर्फ ईंधन ही बचता है। माजदा का दांव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि अस्तित्व का भी है। लिथियम से ग्रस्त इस दुनिया में वे रसायन विज्ञान की ओर लौट आए हैं और उन्होंने जो बनाया है वह न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्वस्त कर सकता है बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल भी सकता है। रोटरी को 30,000 फीट की ऊंचाई पर, शून्य से नीचे के वायुमंडलीय दबाव पर और निश्चित रूप से बिना पारंपरिक टरबाइन या दहन बैकअप वाले विमान के अंदर नहीं उड़ना था। लेकिन मार्च में जापान की एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी जैक्सा से जुड़ा एक परीक्षण वाहन प्रशांत महासागर के ऊपर एक स्पष्ट ध्वनि संकेत, अत्यधिक उच्च आरपीएम, भाइन शून्य दहन विलंब और बिना किसी तापीय प्लम के देखा गया। विमान बिना नंबर का, बिजली से चलने वाला, रेंज गोपनीय, यह बैटरी से नहीं चलता था। एक विवाकोश रोटरी पल्स सिस्टम पर चलता था जिसे माजदा इंजीनियर अब टाइप जी पल्स कहते हैं। सार्वजनिक पेटेंट दस्तावेजों से पता चलता है कि यह विमानन ग्रेड सिस्टम एक दबावयुक्त इथेनॉल हाइड्रोजन मिश्रण का उपयोग करता है जिसे तरल नाइट्रोजन शीतलन के साथ एक दोहरे कक्ष वाले रोटरी कोर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। पूरे प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 90 किलोग्राम से कम है और यह एक मानक ईंधन टैंक के स्थान में समा जाता है। यह लगभग मौन रूप से काम करता है, निरंतर विद्युत उत्पादन करता है और लिथियम आयन प्रणालियों के लिए अनुपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी चलता है और यहीं पर डेटा घातक साबित होता है। जापान में जहेड पल्स के दाखिल होने के 2 महीने बाद डार्पी ए द्वारा वित्त पोषित अमेरिका स्थित लंबी दूरी की ड्रोन कंपनी अल्फा वोल्ट ने अचानक सभी प्रोटोटाइप उड़ानें रोक दी। कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलियाई हवाई मानचित्रण स्टार्टअप स्काईविंस ने अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म में आंतरिक दहन विफलताओं की सूचना दी, जिसके बाद अनुसंधान एवं विकास पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि यह खुलासा नहीं किया गया कि उनके बीच एक साझा आपूर्तिकर्ता कौन था। ओसाका स्थित अब बंद हो चुकी प्रयोगशाला रोटोकिनेटिक्स को 2021 में माजदा ने चुपचाप अधिग्रहित कर लिया था। एक ही कदम मैसे में माजदा ने सरकार के बाहर कॉम्पैक्ट एविएशन रोटरी बनाने में सक्षम एकमात्र टीम को अपने में समाहित कर लिया और इसी तरह बाकी सभी एक दशक पीछे छूट गए। इस बीच टोयोटा के हाइड्रोजन विभाग ने एक अनोखा बदलाव करते हुए अपने ईंधन सेल अनुसंधान एवं विकास बजट का 22% रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम पर केंद्रित कर दिया। डॉक ने लीक हुई एक आंतरिक रणनीति को ऑपरेशन एच ओवरराइड नाम दिया और एक झिझक भरी बात कही, अगर रीसेरेक्ट सफल होता है तो हम अब टेस्ला से नहीं बल्कि माजदा से आसमान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जमीन पर वापस आकर तेल उद्योग को दीवार पर लिखी इबारत समझ आ गई, क्योंकि 40 सालों में पहली बार रोटरी इंजन ईंधन अज्ञेय थे। पिस्टन इंजनों के विपरीत नया रोटरी डिजाइन मेथनॉल अमोनिया और यहां तक कि सिंथेटिक जेट ईंधन के लिए भी इग्निशन चक्रों को समायोजित कर सकता है। फील्ड परीक्षणों में माजदा का इंजन बिना किसी पुर्जे बदले 5 अलग अलग ईंधनों पर लगातार चलता रहा। बस पुनर्प्रोग्रामिंग की गई। निहितार्थ, जीवाश्म ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं से पूरी तरह अलग हो जाना। सऊदी अरामको ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और सिंथेटिक संगत माइक्रो जनरेटरों पर केंद्रित एक छाया अनुसंधान एवं विकास पहल शुरू की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। माजदा ने 2 जापानी ऊर्जा स्टार्टअप कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कंटेनर आकार के इथेनॉल सिंथेसाइजर का उत्पादन शुरू किया है, जो शैवाल खाद्य अपशिष्ट या यहां तक कि वायुमंडलीय CO2 का उपयोग करके ईंधन बनाने में सक्षम है। और बैटरी जगत को इससे क्या डर लगना चाहिए। प्रत्येक रोटरी यूनिट का ओवरहाल के बीच का औसत समय
MTBO 11,000 घंटे है, जो वास्तविक दुनिया में तनाव के तहत टेस्ला के 4,680 सेलों के जीवन काल का 3 गुना है। न कोई थर्मल रनवे, न कोई खनन, न कोई आग का खतरा, बस एक घूमने वाला चैम्बर और एक ईंधन लाइन। जैसे जैसे पुराने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता आगे बढ़े, नियामकों तक भी दहशत फैल गई। ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग के सदस्यों ने चुपचाप रोटरी हाइब्रिड वाहनों के लिए उत्सर्जन छूट रिपोर्ट मांगी। वॉशिंगटन में इलेक्ट्रिक वाहनों के कर क्रेडिट समायोजन में गैर ग्रिड इलेक्ट्रिक रेंज एक्सटेंडर को भी शामिल किया जाने लगा। वे नियमों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, वे उस इंजन की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। और जब लोगों का ध्यान लिथियम की कीमतों और चार्जिंग मैप्स पर टिका रहा, माजदा ने अपना आखिरी वॉर कर दिया। एक नए प्रोटोटाइप रेक्स TX1 को भारत के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो के लिए रवाना होने वाले एक शिपिंग कंटेनर में लादा गया। लेकिन यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एशियाई बाजारों के लिए पहले से ही तैयार एक प्रोडक्शन रेडी ड्राइव ट्रेन था। रेंज 1400 किलोमीटर, रिफिल समय 3 मिनट, ईंधन का प्रकार परिवर्तनशील और सिस्टम विनिर्देशों में शामिल। एक मुहावरा, ग्रिड की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया इसे कभी नहीं देख पाएगी। अनावरण से कुछ दिन पहले भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने नव शिवा पोर्ट पर कंटेनर को रोक लिया। कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। बाद में उपग्रह चित्रों से पता चला कि कंटेनर का मार्ग बदल दिया गया था। सैन्य सुरक्षा में उसे पुणे के बाहर एक निजी परीक्षण केंद्र में ले जाया गया था। यह स्थल रक्षा ठेकेदारों द्वारा सुरक्षित था। कोई प्रेस नहीं, कोई सार्वजनिक पहुंच नहीं, और इस बात की कोई पुष्टि नहीं कि प्रोटोटाइप कभी क्रेट से बाहर निकला था। 5 दिन बाद जो सामने आया वह कोई कार नहीं थी। यह RXH-R1 नामक एक मॉड्यूलर ड्राइवर ट्रेन था, जो एक रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म था, जो उच्च ऊंचाई वाले लॉजिस्टिक्स, परिवर्तनशील जलवायु परिवहन और गैर ग्रिड बिजली रूपांतरण के लिए डिजाइन किया गया था। भारत, जिसकी लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे में पिछड़ने के लिए आलोचना की जाती रही है, अब पूरी तरह से उससे आगे निकलने की तैयारी कर रहा था। टेस्ला की बराबरी करने के बजाय वे एक ऐसे परिवर्तनशील भविष्य की ओर बढ़ रहे थे जिसमें न तो सुपरचार्जर नेटवर्क की जरूरत थी, न कोबाल्ट आयात की, और न ही ग्रिड सब्सिडी की। 30 दिनों के भीतर टाटा मोटर्स ने माजदा की वैश्विक तकनीकी लाइसेंसिंग शाखा के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके परिणाम तत्काल सामने आए। भारत के पहले बड़े पैमाने पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की समय सीमा को चुपचाप टाल दिया गया। पर्दे के पीछे टाटा के इलेक्ट्रिक वाहनों के रोडमैप को 2028 तक RE-Sirect आर्किटेक्चर को एकीकृत करने के लिए फिर से लिखा गया। इस बीच जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में इथेनॉल आधारित ईंधन स्टेशनों के सहविकास के लिए वियतनाम के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, लेकिन कम लागत वाली गैर लिथियम परिवहन के लिए अनुकूलित रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों के लिए नहीं। ग्रिड अस्थिरता वाले हर देश ने यही अवसर देखा। ग्रिड को पूरी तरह से छोड़ दें। वोक्सवैगन मुख्यालय के अंदर इंजीनियरों को आर डिसरप्शन प्रोटोकॉल नामक एक परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। यह उनकी आंतरिक रणनीति इकाई द्वारा तैयार किया गया एक सबसे खराब स्थिति का अनुमान था। अगर रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 2027 तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पहुंच जाते हैं, तो वोक्सवैगन की MIB बैटरी आर्किटेक्चर क्षेत्रीय स्तर पर अप्रचलित हो जाएगी। यह घबराहट सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थी। मलेशिया में शुरुआती फील्ड परीक्षणों में माजदा के रोटरी जनरेटर ने तापमान सहनशीलता और बिजली की निरंतरता दोनों ही मामलों में BYD की ब्लेड बैटरी से बेहतर प्रदर्शन किया। इससे भी बुरी बात यह थी
कि प्रति किलोमीटर लागत 42% कम थी और स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल का उपयोग करके ईंधन भरने में 4 मिनट से भी कम समय लगा। BYD ने वैकल्पिक ईंधन अनुसंधान एवं विकास में $60 करोड़ खर्च करके जवाब दिया। NIO ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार की सभी योजनाएं रोक दीं और कार्टिल हाइब्रिड बैटरी ईंधन रोटरी कंटेनमेंट यूनिट, जो माजदा के शुरुआती डिजाइनों से अजीब तरह से मिलती जुलती थी, को भी रोक दिया। अमेरिका में यह खामोशी सर्जिकल हो गई। टेस्ला ने अपनी गीगा फैक्ट्री फाइलिंग को वैकल्पिक रेंज एक्सटेंडिंग सिस्टम शामिल करने के लिए अपडेट किया, लेकिन एलन मस्क ने कोई बयान नहीं दिया। बंद दरवाजों के पीछे एक गोपनीय निवेशक ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि हुई कि टेस्ला का सोलर प्लस ईवी इकोसिस्टम मोबाइल ईंधन आधारित जनरेटरों के कारण व्यवधान के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि एक बार ऊर्जा मोबाइल हो जाने पर ग्रिड वैकल्पिक हो जाता है और एक बार ऊर्जा ईंधन अज्ञेय हो जाने पर लिथियम पर बातचीत संभव है। एक एक करके स्टार्टअप बंद होते गए। ड्रिफ्ट एंड मोटर्स, जिसे कभी नॉर्वे की टेस्ला कहा जाता था, ने अपने मॉड्यूलर ईवी वैन कार्यक्रम को बंद कर दिया, क्योंकि प्रमुख निवेशकों ने प्राप्य अप्रचलन जोखिम का हवाला देते हुए अपना हाथ खींच लिया था। कैलिफोर्निया स्थित फ्रीफॉर्म इलेक्ट्रिक ने अपनी बैटरी डिजाइन टीम के 80% सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया। चीन में 2 क्षेत्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने सरकारी अनुबंध खोने के बाद आपातकालीन विलय के लिए आवेदन किया है, क्योंकि अब उन्हें रोटरी संगत प्लेटफॉर्म पर पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। अमेजन ने भी इस पर ध्यान दिया। उनकी लॉजिस्टिक्स शाखा ने टोक्यो के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित माइक्रो रोटरी पावर पैक से लैस कम उत्सर्जन वाले डिलीवरी ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह माजदा द्वारा समर्थित है। आंतरिक रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि बैटरी घनत्व स्थिर हो गया है। रोटरी में ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे तीखा मोड़ दक्षिण कोरिया से आया। दहन संकर विकास को लेकर लंबे समय से संशय में रही। हुंडई ने प्रोजेक्ट एथर शुरू किया, जो पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक तरल ईंधन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्लेटफॉर्म बनाने की पहल है। इसके प्रमुख इंजीनियर पूर्व माजदा प्रणोदन विशेषज्ञ डॉय केई मोरिता, जिन्होंने 2023 में चुपचाप कंपनी छोड़ दी थी। ज्ञान का एक गहन हस्तांतरण संभवतः जानबूझकर, और अभी हिरोशिमा के नीचे एक भूमिगत कक्ष में माजदा कैपेसिटिव बूस्टर से जुड़े दोहरे रोटर रोटरी एरे का परीक्षण कर रही है, जो उड़ान के बीच में सुपर कैपेसिटर को चार्ज करने में सक्षम है। अब लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बराबरी करना नहीं है, बल्कि बैटरियों को वैकल्पिक बनाना है, हमेशा के लिए। कैलिफोर्निया से लेकर टोक्यो तक दुनिया की शीर्ष सॉलिड स्टेट बैटरी कंपनियां संकट में हैं। क्वांटम आयन कॉरपोरेशन, जिसे कभी ऊर्जा भंडारण का भविष्य कहा जाता था, के 3 प्रोटोटाइप सेल थर्मल साइक्लिंग परीक्षणों के दौरान फट गए, जिससे उसकी पूरी पायलट लाइन पर आपातकालीन रोक लग गई। सॉलिड सेफ टेक्नोलॉजीज ने 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान ठंडा होने पर ऊर्जा घनत्व में 52% की गिरावट दर्ज की, जिससे हर मौसम में बेहतर प्रदर्शन का उनका मुख्य दावा बेमानी हो गया। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के वादे पर $42 करोड़ जुटाने वाली स्टार्टअप कंपनी लायन एनर्जी को एक भी विनिर्माण साझेदार न मिलने के कारण अपने 60% कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। जर्मनी की उभरती हुई कंपनी मेगा कैप्स ने चुपचाप अपने उत्पादन उपकरण शेंजेन स्थित एक चीनी संघ को बेच दिए, जिससे यह स्वीकारोक्ति हुई कि सॉलिड स्टेट की पूंजीगत लागत लिथियम आयन की तुलना में 5 गुना अधिक है। और नेक्स्ट जेन मटेरियल्स द्वारा फरवरी में दायर एक पेटेंट फाइलिंग में एक लीक हुई रोटरी चालित आयनिक पुनर्संयोजन प्रक्रिया का जिक्र है, जो इस ओर इशारा करता है कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां भी दहन को अपनी नवीनतम रसायन विज्ञान के साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं।
जैसे जैसे दहशत केंद्रों से आगे फैल रही है, सरकारें नियमों को फिर से व्यवस्थित करने में जुटी हैं। बर्लिन में मसौदा कानून में हानिकारक कंपन उत्सर्जन की आड़ में रोटरी चालित वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रति इकाई 2 मिलियन यूरो तक का जुर्माना शामिल है। यूरोपीय आयोग ने चुपचाप अपनी ईवी सब्सिडी में एक सनसेट क्लॉज जोड़ दिया है, जो 2029 से प्रभावी होगा और आंतरिक जनरेटर का उपयोग करने वाले किसी भी वाहन को बाहर कर देगा जो माजदा के मॉड्यूलर पॉड्स पर सीधा प्रहार है। IRS फाइलिंग के एक बड़े हिस्से से पता चलता है कि कम से कम $75 मिलियन डार्क मनी गैर लाभकारी संस्था एनर्जी फ्यूचर्स अलायंस के माध्यम से ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन में एस्ट्रोटर्फ अभियानों को वित्त पोषित कर रहे हैं, ताकि रोटरी इंजनों को पर्यावरणीय प्रतिगमन के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अपने आंतरिक झांपन में स्वीकार किया गया है कि रेंज एक्सटेंडर को दंडित करने के लिए ईवी टैक्स क्रेडिट में बदलाव से ग्रिड स्वतंत्र खतरों को बेअसर किया जा सकता है, लेकिन अगर ग्रामीण समुदाय ऑफ ग्रिड गतिशीलता विकल्पों को खो देते हैं तो यह गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। इस बीच रातों रात सिटीजन्स फॉर क्लीन चार्ज नामक एक नया लॉबिंग समूह उभर आया, जिसका नेतृत्व टेस्ला के पूर्व अधिकारी कर रहे थे, जो आश्चर्यजनक रूप से भारी धन और बिना किसी दानदाता के केवल बैटरी आधारित नियमों की वकालत कर रहे थे। इस विवाद के ऊपर छिपे हुए ऑपरेशन तेज हो रहे हैं। हिरोशिमा के नीचे एक भूमिगत बंकर में इंजीनियर अब ग्रिड डीएक्स, एक नेटवर्क युक्त रोटरी जनरेटर एरे जो पूरे पड़ोस में माइक्रोग्रिड को बिजली प्रदान करने में सक्षम है, को असेंबल कर रहे हैं। RX मेश पॉड के लीक हुए ब्लूप्रिंट में एक सूटकेस से भी छोटी इकाई दिखाई गई है, जो एक स्व उपचार पावर लूप में 10 अन्य पॉड्स को जोड़ने में सक्षम है, जो आपदा क्षेत्रों या ऑफ ग्रिड अभियानों के लिए एकदम सही है। प्रोजेक्ट आयरन वर्ल्ड कोड नेम के तहत सैन्य अनुबंधों में शिपिंग कंटेनरों के रूप में प्रच्छन्न मोबाइल ईंधन डिपो के लिए धन आवंटित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में कृषि अपशिष्ट से संश्लेषित कई टन बायोएथेनॉल होता है। शेयर बाजारों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनी लिथियम वर्ल्ड के शेयर 2 कारोबारी सत्रों में 18% गिर गए, जबकि माजदा की एनर्जी आर्म के साथ विशेष आपूर्ति सौदों की अफवाहों के चलते बायोफ्यूल टेक के शेयर 65% तक चढ़ गए। और चुनिंदा रक्षा विश्लेषकों को दिए गए एक अचिह्नित लिफाफे में लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, ग्रिड के ढहने की घटना के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रोटरी इंजन अब एक अवशेष है। उन्होंने कहा था कि बैटरियां अब अंतिम चरण में हैं, लेकिन अब एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, जहां दहन और इलेक्ट्रॉनों का विलय हो रहा है, जहां ऊर्जा को कलात्मक रूप से उन्मुक्त किया जा रहा है और जहां शक्ति की लड़ाई धातुओं और खनिजों से आगे बढ़कर रसायन विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में पहुंच रही है। अंतिम युद्ध रेखाएं खींच दी गई हैं।